New class or 11 physics. Hope everyone is safe and healthy at home. So straightway we move our new topic, dimension analysis. डायमेंशन एनालिसिस क्लास 11 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले एक और चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड में उसमें टोटल ये बताया गया कि जो व्हाट इज फिजिक्स मींस, हिस्ट्री, इन्वेंशंस, साइंटिस्ट नेम कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सब कुछ है। उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और होम एग्जाम के केस में हमें पहला चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। डायमेंशन एनालिसिस में ये यहाँ पे अब जो क्लास 11 जो फिजिक्स आपकी शुरू होगी वो टोटल चेंज होगा अदर क्लासेस की वजह से। अदर क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा है वो तो है, लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स का मटेरियल होगा वो काफी ज्यादा होगा। अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा फिजिक्स में 2-3 चैप्टर होते थे, तो यहाँ पे चैप्टर कई सारे हैं, यूनिट में डिवाइड किया गया उनको, मीन्स मटेरियल काफी ज्यादा है और बेसिक से शुरू होके काफी हाई लेवल तक जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th की जो फिजिक्स है वो 12th से ज़्यादा टफ हम मानेंगे, क्योंकि बच्चों का जो भी रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग यही बात क्लियर है कि जो 11th की फिजिक्स है वो 12th से ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखेंगे। मीन्स आपको नहीं दिखेंगे, फिजिकल वर्ल्ड का ही स्टडी हमें करना है, क्योंकि फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स, थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कई सारे ऐसे चैप्टर हैं, डॉपलर्स इफेक्ट, प्रोग्रेसिव वेव, तो वेव ऑप्टिक्स भी, वेव नेचर भी है काफी, तो वो भी अलग पड़ जाएगा आपको। तो इसमें बस ये है कि आप जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को हम ये बोलेंगे फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर है, क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें सारी फिजिक्स का जिस्ट है। जिस्ट मीन्स समरी। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारा मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। और ये डायमेंशन एनालिसिस, या हम ये बोलेंगे जो सिलेबस पैटर्न रखा गया कि किस चैप्टर को कहाँ पे रखना चाहिए, तो बेस्ट वे है। बेस्ट वे का मीन्स सबसे अच्छा रास्ता है कि डायमेंशन सबसे पहले है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे की भी फिजिक्स आपको समझ में आएगी। अब इसमें है क्या डायमेंशन एनालिसिस में, कि डायमेंशन एनालिसिस में आपको ये पढ़ना कि जो यूनिट होंगी या जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनको एक फंडामेंटल ड्राइव यूनिट के साथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मींस फिजिकल यूनिट कई सारी हैं, फिजिकल क्वांटिटी कई सारी हैं फिजिक्स में, तो उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मींस ओवरऑल हम ये मान लें क्लास 12 तक आपको लगभग 350 और 400 फॉर्मूले सारे पढ़ने हैं। तो 300 to 400 फॉर्मूले क्या होंगे, सारे अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे सारे। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में फॉर्मूला कैसा भी हो, किसी भी चीज का हो, वो सेम करेंसी में आ जाएगा। सेम करेंसी का मतलब सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी MLT। अब ये MLT ये क्या है वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, डायमेंशन एनालिसिस पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें कुछ हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी कि डायमेंशन होगी क्या, तो डायमेंशन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। Dimension of a physical quantity are the power to which the fundamental units are raised in order to obtain the drive unit of that quantity। तो जो डायमेंशन अगर हम अप्लाई करेंगे किसी फॉर्मूले पे,
तो वो क्या करेगा कि उस फॉर्मूले को ड्राइव यूनिट के थ्रू कुछ अलग क्वांटिटीज में ड्राइव करेगा। अब ये आप ये समझ लो कि इस चैप्टर को हमारा रिव्यू तो ये है कि ये चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक ही लाइन में लाके रख देगा। एक ही लाइन में लाके रख देने का मतलब यहाँ पे क्या है कि MLT में ही सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी। अब MLT 3 लेटर ही नहीं है, और भी कई लेटर है, तो वो फिक्स है। तो जैसे टेम्परेचर का कहीं पे थीटा देखा, कहीं पे थीटा है, कहीं पे कुछ है, तो वो अब जैसे करंट के लिए हम कहें तो करंट के लिए ए आ जाती है डायमेंशन। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी? 7 थी। तो 7 के लिए हम ये कर सकते कि डायमेंशन कुछ यहाँ से होंगी, कुछ अलग भी होंगी। तो यहाँ पे बस ये है कि आप जो ड्राइव यूनिट ले रहे हैं वो फंडामेंटल से ही मिलके बनना है। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा, बस वो यहाँ पे एक कैपिटल लेटर बिग ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना पावर ऑफ विच, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल की उन पावर में रिप्रेजेंट करना है आर राइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, के जो उस क्वांटिटी को रिलेटेड करेंगी या उस क्वांटिटी को फॉलो करेंगी, उसमें हमें ये ड्राइव करना है। अब यहाँ पे आगे हमने इसमें दिया है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे अब आप देखेंगे कि सारे देखो फिजिकल क्वांटिटी ये डिफरेंट डिफरेंट हमने लिखी है, बट यहाँ पे क्या होगा कि आंसर MLT के ही फॉर्म में आएगा। कभी L 2 टाइम हो जाएगा, कभी T 2 टाइम हो जाएगा। मींस पावर के केस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि किसी भी एक लेटर मींस M 2 बार हो सकता, 3 बार हो सकता, तो वो पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के केस में हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट क्वांटिटी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया एरिया। अब एरिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो मीटर में जब मेजर करेंगे तो उसकी डायमेंशन होगी L मतलब लेंथ। मीन्स अगर मास हम लेते हैं तो मास को कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, और टाइम जो होगा वो हमारा T में होगा। तो ये M और T, M, L और T के बारे में हमने बताया। M मास को रिप्रेजेंट करेगा, L लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और T टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सेकंड में होने वाला है हमारा। अब यहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो होगी वो तो मीटर में मेजर की जाएगी, तो मीटर को हमें किस में डिफाइन करना? L में। और ब्रेथ भी मीटर में होगी, मतलब दोनों ही लेंथ हैं। तो दोनों ही लेंथ हैं, तो L इंटू L मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा? द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट are raised in order to obtain drive unit of that quantity। that quantity से मतलब क्या है हमारा? एरिया। एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब सेम यहाँ पे है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से डायमेंशनल फॉर्मूला में, और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू L इंटू V इंटू H। सो इसको ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीन्स जो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, वॉल्यूम की, वो होगी L क्यूब। तो यहाँ पे रो ये सिंबल है, रो किसका है सिंबल? डेंसिटी का। तो रो इज इक्वल टू मास को हमें किस में लेना? कैपिटल M में, और वॉल्यूम को किस में लेना? L क्यूब में, जो कि अभी जस्ट हमने बताया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? M L -3
ml माइनस 3 ये हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन लिखने का रूल ये है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें कैपिटल लेटर में ये बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ के जैसा ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? l और नीचे आएगा t, सो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? अब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में हमने देखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो a इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन एज इट इज हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ये है डिवाइडेड बाय t। सो लास्ट सॉल्यूशन आएगा lt माइनस 2 और इसको हम क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर करना है आपको और आगे भी ऐसे करना है, ये होगा। अब यहाँ पर फोर्स का देखते हैं। फोर्स ये क्या है? मास। मास को हमें किसमें लेना? कैपिटल M में। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे? अभी जस्ट निकाला, देखो इसके ऊपर lt माइनस 2, तो m lt माइनस 2, सो m lt माइनस 2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। वर्क पे आते तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की अब भी एज अब देखो लिखी है m lt माइनस 2 और डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? l में। अब तो यहाँ पे डायमेंशन क्या निकली? m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। अब एक चीज आप सुनना, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो वर्क है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है। अब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कुछ वर्ड पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो मींस द एनर्जी इज डिफरेंट बट द डायमेंशन इज नॉट डिफरेंट। कि अगर एनर्जी हमारी डिफरेंट केस की है तो डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी। मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी हो हमारी, उसकी डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और किसी भी टाइप का फोर्स हो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी? जैसा अभी हमने निकाला है फोर्स का, वही डायमेंशन सारे फोर्स पे अप्लाई है, ठीक है ना? चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे किसी भी टाइप का फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो भी यहाँ पे फॉलो करे। बस ये है कि फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन हो। फोर्स होगा तो एम एल टी माइनस 2 होगा, एनर्जी होगी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, और किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन होगा तो एल टी माइनस 2 होगा। अब एल टी माइनस 2 एक और कहाँ पर वर्क करेगा? ग्रेविटी पे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शायद सुना होगा ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है, तो जो एक्सेलरेशन की है वही ग्रेविटी की डायमेंशन है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? पावर। पावर में हमने क्या पढ़ा? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन एज अब फाइंड किया है तो m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन डिवाइडेड बाय t। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m l स्क्वायर t माइनस 3। ये होगी डायमेंशन इसकी पावर की। टेंशन मींस सरफेस टेंशन यहाँ पे, तो फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ मींस m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन लेंथ। सो l आ जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे m l 0 हो जाएगा और t माइनस 2 होगा। अब l 0 कैसे होगा? देखो अभी l पे पावर क्या है? +1। यहाँ से ये न्यूमरेटर बनेगा तो -1 होगी, तो +1 -1 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी मीन्स अब एक चीज सुनना कि अभी जैसे डायमेंशन में हमें शुरू में ये चीज बतानी थी कि जो कांस्टेंट होंगे उनकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होगी। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा
2 पाई, एक फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा और आगे भी आप पढ़ेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मीन सिंपल पेंडुलम जो होगा उसका टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है ये। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो यहाँ पे हमें जो डायमेंशन अगर टाइम पीरियड की निकालनी है, मीन्स कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है या पेंडुलम जिस टाइम पीरियड से चल रहा होगा उसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे और जी ग्रेविटी की डायमेंशन लिखेंगे। बस इस 2 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनल लेस, मीन्स कि इसकी जो क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, क्योंकि पाई की क्या यूनिट है बताइए? पाई की अगर कोई यूनिट होती है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन हमारा, या क्या किस चीज का हमें आंसर मिलने वाला है कि कोई भी अगर डायमेंशनल मीन्स कोई भी अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस मतलब कि जिसकी यूनिट ना हो, अगर वो क्वांटिटी है तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब वो यहाँ पे क्या होंगी कि जिनकी यूनिट नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा एंगल। अब एंगल की यूनिट वैसे तो देखो रेडियन होगी, लेकिन रेडियन को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एंगल हुआ, और एंगल के बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुए, और उसके बाद कई सारे ऐसे हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले जो कि आपने वैसे सुना नहीं होगा कि क्लास 10 में तो पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट केस है। तो नो यूनिट केस है तो उसमें क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। अब ऐसी कई सारी हैं तो वो आगे हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पे एक रूल हमने ये समझा कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी जिनकी यूनिट नहीं होगी उनकी डायमेंशन नहीं होगी, बस इतना आपको याद रखना है। तो कांस्टेंट वाली जितने भी होंगे ये मैक्सिमम केसेस में नहीं होंगे, लेकिन कुछ कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन होती है। हाँ, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, बट फिजिकल कांस्टेंट है कोई भी ऐसा कि जो फिजिकल वर्ल्ड में कांस्टेंट वैल्यू फॉलो कर रहा तो उसकी डायमेंशन होगी। अब उसकी डायमेंशन क्या होने वाली है तो उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम यहाँ करते हैं जी, पहले जी का फॉर्मूला निकालेंगे। जी इज इक्वल टू क्या होगा? f r स्क्वायर m1 और m2। f क्या है? m l t माइनस 2 है, और r क्या है? डिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे l स्क्वायर, और मास इंटू मास तो m स्क्वायर, कैपिटल M लिखना है। अब इसमें हमें क्या करना? पावर ही तो सॉल्व करनी है। ये m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मीन्स प्लस 1 ऑलरेडी है तो माइनस का 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1। l क्या होगा? l क्यूब होगा, और t क्या होगा? -2 होगा। तो ये हो जाएगी आपकी डायमेंशन किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन। अब प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट आपने शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लैंक कांस्टेंट जो होगा वो फोटोन एनर्जी होगी, उसी में ये प्लैंक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लैंक कांस्टेंट क्या है? h का फॉर्मूला क्या बनेगा? h इज इक्वल टू e अपॉन म्यू मींस फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? t-1 होगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होगी वो t-1 होगी, और एनर्जी की डायमेंशन ऑलरेडी अभी हमने देखी है एज अब। अब यहाँ पे क्या होगा? t ऊपर चला जाएगा तो ml स्क्वायर t-3 कहाँ से आ जाएगा? t-1 क्योंकि ये -1 है तो ऊपर +1 में पहुंचेगा, और -2 से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। सो वो हमने लिख लिया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये हो गया। तो डायमेंशन आपको ऐसे निकालना है। बुक में कई सारे फिजिकल क्वांटिटी दिए गए जिनकी डायमेंशन है, तो उनको आपको अच्छे से देखना है, और जो डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी मींस होमोजेनियस मिक्सचर आपने पढ़े होंगे क्लास 9 में
कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते थे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते थे। तो ये होमोजेनियस मतलब होमो मतलब एक जैसा, होमो मतलब एक, और होमोजेनियस मींस एक ही जैसा। यहाँ पे हमें फंडामेंटल क्वांटिटी फॉलो करनी, मींस फॉलो क्या करनी है, जो भी फॉर्मूला होगा, फॉर एग्जाम्पल अच्छा क्या हम ऐसे लिख सकते कि F इज इक्वल टू एम ए, आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू एम ए। अब F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है, तो इसमें अगर हम इतना लिख दें आपको एम ए, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, उसका आंसर आपको पता है, फोर्स। पर हम ये भी अदर वर्ड में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो भी आप क्या कहेंगे, एम ए। तो मीन्स यहाँ पे हमारा समझाने का मतलब ये था कि आप चाहे इस लेटर को दिमाग में लाएं तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, और अगर चाहे आप इस कॉम्बिनेशन को दिमाग में लाते तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। मींस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में तो आपको फोर्स दिख रहा है कि ये फोर्स है, बट m इंटू ए का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो वो भी तो एक फोर्स होगा। मींस होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये है कि फिजिकल क्वांटिटी अगर RHS में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो LHS में भी वही होगी। अब इसको थोड़ा सा हम और एक टफ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा पेपर में वो किस टाइप से आने वाला होगा आपका। अब इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा टफ ये कर देते कि F इज इक्वल टू आपको लिख दिया एम ए और यहाँ पे लिख दिया कोई एक कैपिटल लेटर, कैपिटल कुछ भी लिख दो आप, लो सर चलो हमने लिख दिया Z। अब वो कहेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ Z, तो आप ये कहेंगे कि सर ये चीज तो हमने कभी देखी नहीं फिजिक्स में, इतनी 10 तक की फिजिक्स पढ़ ली और 11th में हमने डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया, तो सर ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं पढ़ा। तो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इस फॉर्मूले को हम इससे वेरीफाई करेंगे कि ये है क्या। F फोर्स है, m इंटू ए वो भी फोर्स है। तो यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बताता, इट स्टेट एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, कि हर इक्वेशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी या रिलेटेड रहेगी, मस्ट बी डायमेंशनली होमोजेनियस, कि वो मस्ट बी डायमेंशनली होमोजेनियस होगी। मींस के डायमेंशन के थ्रू हम उसको एक जैसा लेके चलेंगे क्योंकि वो एक ही क्वांटिटी से निकल के आया है। यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते फोर्स, तो ये जो फोर्स है इक्वल लगा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी हम लिखें कॉम्बिनेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में, आप ये नहीं कह सकते कि मास जो होगा वो फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट के केस में है। ये चीज समझ गए ना, कोई भी क्वांटिटी अगर प्लस माइनस के केस में होती है तो वो इक्वल की क्वांटिटी के बराबर होगी। जैसे ये कॉम्बिनेशन है एक टाइप का, तो ये कॉम्बिनेशन इसको फॉलो करेगा, Z कॉम्बिनेशन इसको फॉलो करेगा। अब इसी जगह एक और हम लिख देते माइनस वाई, तो माइनस वाई भी किसको फॉलो करता, फोर्स को। मींस प्लस माइनस के साथ सेपरेटेड जो भी क्वांटिटी है वो फॉलो करेगी लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हाँ ये चीज हमने देखी कि प्लस माइनस के केस में जो करेगी, तो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होगी वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। मींस अब यहाँ पे हम ऐसा ले रहे हैं इसी को, अगर हमने तो F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला हमने ले लिया, इसी के F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे हमने ले लिया V अपॉन Z ऐसा कुछ। तो अब एक चीज देखना, प्लस माइनस में क्या क्वांटिटी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी प्लस माइनस में किस कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी देखो ये भी है प्लस में ये भी है, तो ये फोर्स के इक्वल होगा और ये भी फोर्स के इक्वल होगा। अब सेपरेटेड वैल्यू इनकी फिर हम वो बाद में समझेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपसे पूछ जाएंगे कि डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशंस हम देखते हैं, या यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन जो होंगे उनका यूज हम किस वे में करेंगे, उससे क्या होगा वो हम यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, टू कन्वर्ट
ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर, कि यहाँ पे वन सिस्टम की क्वांटिटी को या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम अदर सिस्टम की क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करेंगे, तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एफ डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसे समझ लेते कि आपने एक वैल्यू ये पढ़ी होगी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, मींस हमें ये पता कैसे चला कि 10⁵ के बराबर है ये 1 न्यूटन, तो वो भी हमें यहाँ से पता चलेगा। मींस डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट यही है कि टू अनदर यूनिट सिस्टम रिलेशन फाइंड होगा यहाँ पे। सेकंड केस हमारा क्या होगा कि टू कन्वर्ट यूनिट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपसे अभी जस्ट ये इक्वेशन लिखी है, अब इस इक्वेशन में हम ये इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो इक्वेशन को भी चेक करना वो भी एक एप्लीकेशन है डायमेंशन की, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना वो भी एक डायमेंशन है, डायमेंशन का एप्लीकेशन है। थर्ड हमारा होता है कि जो डायमेंशन है उसका यूज हम तीसरे केस में कैसे करेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको सेपरेटेड दे दी जाएंगी। जैसे हमने आपको दे दिया एफ दे दिया, एम दे दिया, हमने यहाँ पे इसको तो आप नोट करते हैं, हमने दे दिया एम ए वी और एफ, ये कुछ लेटर दे दिए। अब हमने ये बोला कि इन चारों के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला जनरेट करो, तो वो फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे, बाय द यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन का हम यूज करके इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन चारों का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे 3 यूज हुए। फर्स्ट यूज हमारा क्या है, अनदर सिस्टम में चेंज करना, मींस वन सिस्टम चेंज इनटू अनदर सिस्टम। सेकंड हमारा क्या है कि जो डायमेंशनल क्वांटिटी हैं उनको, उनके फॉर्मूले को करेक्ट प्रूव करना या प्रूव करना कि वो ठीक है कि नहीं। अब उस फॉर्मूले को बनाएंगे कैसे, वो भी यहाँ पे है कि उस फॉर्मूले को हम एस्टेब्लिश कैसे करें, तो वो भी है। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगी अलग अलग होंगी, उनके बिटवीन हमें रिलेशन निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन। तो आपको ये अच्छे से देखना है, और 11th की फिजिक्स आपको पता है कि बिल्कुल ही अलग है, वो चीज आपने अभी देख ली। इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो कंफर्म कह रहे हैं कि ये आपको आ जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और अगर डाउट कुछ भी ऐसा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा लेकिन आपको इसको जरूर देखना है, और 1-2 बार तो कंफर्म ही आप देखें। लाइक शेयर कमेंट करें चाहे ना करें, लेकिन इसको 1-2 बार जरूर देखें। ठीक है, हैव अ नाइस डे।